हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज के मॉडल क्वेश्चन सेट की शुरुआत, है ना। सर हमारा लास्ट जो है वो टेस्ट हुआ था लास्ट दिन में, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने अपियर किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। तो भाई साहब जो नहीं कर रहे हैं एक बार टेस्ट अपियर करके देखो, आपको लेवल समझ में आ जाएगा टेस्ट का, ठीक है। चलिए तो क्या करना है सर, आज के टेस्ट की जो है लास्ट क्लास में टेस्ट हुआ था उसका आज एक्सप्लेनेशन देना है। 50 क्वेश्चन होंगे वही उसी तरीके से जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आइए शुरुआत करें। जी सर बिल्कुल शुरुआत करें। आइए तो सबसे पहले क्या करें, टेस्ट देने के लिए कहां करना है, नेट वाला भैया का ऐप डाउनलोड करना है। नेट वाला भैया आप एक साथ लिखिएगा, प्ले स्टोर में जाके आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए और इसके ये पीडीएफ मिलने के लिए आपको क्या करना है, ये पीडीएफ चाहिए तो नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन ये रहा। पहला क्या कह रहा है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशन के अनुसार द पर्पस ऑफ गुड कम्युनिकेशन इज टू। तो सर संचार का सही पर्पस क्या था, सही मतलब बोलते थे लोग वक्ता होते थे, है ना। हिंदू ट्रेडिशन में क्या होते हैं, भागवत होता है, पुराण होता है, सब लोग वक्ता होते हैं, बोलते हैं। आप क्या चीज करते हैं, ज्ञान देते हैं। तो भाई साहब उसका पर्पस क्या होता है, पर्पस होता है क्या, क्रिएट सोशल ग्रुप। नहीं सर, सोशल ग्रुप क्रिएट करने का नहीं। प्रोड्यूस टेस्टफुल एंटरटेनमेंट, ये भी नहीं सर। मेक पीपल सीक इनलाइटनमेंट, मतलब लोगों का अभिबोध प्राप्ति के लिए जिज्ञासा पैदा करना, मतलब ऊपर वाले से कनेक्ट कहीं ना कहीं जोड़ना। तो उसको क्या बोलते हैं, थर्ड नंबर आंसर, मेक पीपल सीक एनलाइटनमेंट, है ना। जी सर, तो हिंदू ट्रेडिशन में ये इसीलिए आपका कम्युनिकेशन का, संचार का काम होता है। क्या कह रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सेंट ओवर अ चैनल विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम रिफ्लेक्ट्स, किसी विशिष्ट समयावधि में किसी चैनल के माध्यम से भेजी गई अधिकतम सूचना किसको प्रतिबिंबित करती है। इट मींस क्या हुआ कि भैया एक बार हम लोग जैसे हर कोई कम्युनिकेशन करता है किसी न किसी चैनल के थ्रू करता है। जैसे मैं आपको मास कम्युनिकेशन कर रहा हूं, किसके थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। कोई फोन से कम्युनिकेशन करता है, कोई फेस टू फेस कम्युनिकेशन करता है। तो वो कह रहा है कि जिस माध्यम से आप कम्युनिकेशन करते हैं किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, वो टाइम क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस बताता है, बिल्कुल भी नहीं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाता है, ये भी नहीं। ट्रांसमिशन बैरियर तो है ही नहीं। इसको बोलते हैं चैनल की कैपेसिटी। चैनल की कैपेसिटी मतलब अगर फोन है तो फोन कितने देर तक आपके साथ कनेक्ट रह सकता है, रेडियो में आप कैसे कनेक्ट रह सकते हैं कितने देर तक, उसकी बात कर रहा है कि आप जो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ना किसी भी चैनल में, उसकी टाइम रिफ्लेक्ट वो किसको रिफ्लेक्ट करता है, तो वो करता है चैनल की कैपेसिटी को, माध्यम की कैपेसिटी को, है ना। चलिए नेक्स्ट चलें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन द केस ऑफ मेटा कम्युनिकेशन। सर मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन, है ना। जब हम कम्युनिकेशन पढ़ भी रहे हो और हम कम्युनिकेशन पढ़ना और कम्युनिकेशन करना अलग चीज है। कम्युनिकेशन एक चैप्टर है, इसके बारे में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं आपको, तो दैट इज कॉल्ड मेटा कम्युनिकेशन। ये क्या कह रहा है, कह रहा है इट इज इंटेंशनल। कौन सा सही है स्टेटमेंट दिया हुआ, नीचे 5 स्टेटमेंट है और पांचों में बताना है कौन सा सही है। कह रहा है इट इज इंटेंशनल। सर इंटेंशनल कुछ भी नहीं होता है, जानबूझ के हमेशा नहीं होता है, ऑलवेज होता है इंटेंशनल बट ऑलवेज नहीं होता है। तो इट इज इंटेंशनल नहीं सर, ये तो गलत हो जाएगा। तो ए वाला स्टेटमेंट और ये तो गया। इट इज ऑलवेज इंटेंशनल, सर बिल्कुल बी वाला, इट इज नॉट ऑलवेज इंटेंशनल, मतलब बी वाला बिल्कुल सही है। तो बी वाला कौन है, बी वाला यही है, तो आंसर यही सही हो जाएगा क्योंकि सी और डी दोनों में है ना। तो सी डी तो होगा ही। इट ऑफन टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली, बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। मॉडिफाई इटसेल्फ, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन डीकॉन्टेक्चुअलाइज नहीं हो सकता। डीकॉन्टेक्चुअल मतलब कॉन्टेक्स्ट से बाहर बात, संदर्भ में बात नहीं करना, तो ये तो गलत बात है ना। मेटा कम्युनिकेशन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि भाई डीकॉन्टेक्चुअलाइज हो जाए, मतलब डीकॉन्टेक्चुअलाइज का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब आप संदर्भ से बाहर जा रहे हैं, जिस टॉपिक में आपको बात करना है उससे बाहर जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बी, सी और डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलें, आ जाओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है, क्या इन द मॉडर्न डे वर्ल्ड में लैंग्वेज इन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही बात है। भाषा जो है इस आज के एरा में भाषा कम्युनिकेशन एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट बन गया है। भाषा के आधार पर आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। कह रहा बुद्धिस्ट रिगार्ड लैंग्वेज एज एन इंपॉर्टेंट ऑफ सोशल प्रैक्टिस, ये भी बिल्कुल सही बात है।
कि बुद्धिज्म में लैंग्वेज को सोशल प्रैक्टिस की तरह ट्रीट किया गया है, इंपॉर्टेंट सोशल प्रैक्टिस है ना। चलिए तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या हुआ, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आएगा क्या रहा है, कम्युनिकेशन मीडिया आर नाइदर न्यूट्रल नॉर वैल्यू फ्री कंटेनर्स दैट कैरी इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट प्लेसेस। बिल्कुल सही बात है, ना ही वो न्यूट्रल है ना ही वैल्यू फ्री है ना, दोनों की बात सही है। अब ये क्या, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा देखें, दूसरा क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज इट्स ऑन यूनिक सेट ऑफ फिजिकल, टेक्निकल, सिंबॉलिक एंड एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहा है नो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऐसा है कि कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जिसका यूनिक सेट ऑफ फिजिकल, टेक्निकल, सिंबॉलिक और एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो। क्या बात कर रहे हैं सर, हर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अपना अपना सिंबॉलिक कैरेक्टर्स होता है, फिजिकल कैरेक्टर्स होता है, टेक्निकल कैरेक्टर्स होता है, सबका अलग अलग होता है। जैसे फोन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, रेडियो अलग है, टेलीविजन अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो ये तो बात गलत कह रहा है। चलिए पहला सही दूसरा गलत, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। Who among the following opposed the implementation of Western system education in India? देखिए चार नाम यहां दिया गया है, चारों नाम में बोला गया भाई साहब कौन जो है वेस्टर्न एजुकेशन ऑफ इन इंडिया को जो है वो क्या किया था, उसका अपोज किया था, है ना, कि वेस्टर्न एजुकेशन को इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा इंडिया में। कौन कहा था, तो सर ये थी मिसेस एनी बेसेंट। कौन थी, मिसेस एनी बेसेंट, है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। भाई साहब इसमें तो देख के पता चल रहा है कि आंसर लॉर्ड कर्जन होगा। वाज पास ड्यूरिंग द पीरियड वाइसराय, तो वाइसराय पहला कौन था, लॉर्ड कर्जन ही था, और इन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो पास कराया था। हायर एजुकेशन में हम लोग ये डिटेल में पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, क्या कह रहा है, which of the following autonomous scientific institutions come under the financial umbrella of the Department of Science and Technology? तो भैया कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, तो बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता आएगा, अग्रकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे आएगा, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर आएगा, वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून ये भी आएगा। लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस ये तो अपना ही अलग इंस्टीट्यूट है, तो ये तो इसमें नहीं आएगा। ए बी सी और डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी 4 नंबर। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग आर सेड टू हैव हैड देयर एजुकेशन एट तक्षशिला। तो भैया कौन कौन सा स्कॉलर जो है पढ़ चुका है इन चारों में से, किसमें, आपका तक्षशिला में, उसकी बात किया गया। तो तक्षशिला में श्री चैतन्य पढ़े थे, नहीं था, नहीं ये तो नहीं थे। पाणिनि थे, ग्रामर के लिए चाणक्य भी इसमें रहे हैं, नागार्जुना नहीं रहे। तो पाणिनि और चाणक्य यानी कि बी और डी 4 नंबर। देखो कौन कौन से रहे हैं सर, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं, चाणक्य भी हैं, अर्थशास्त्र, पाणिनि ग्रामर है ना, चरका, जीविका, ये सारे लोग वर्ल्ड टॉप ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में ये सारे लोग जो है पढ़े हैं। तो आंसर इसमें क्या होगा, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलें, आइए सर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, इन 1902 में इन अ टेलीग्राम टू हैमिल्टन who among the following proposed to appoint Indian Universities Commission with 6 permanent members? सर ये भी जो बात कही गई थी ना इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के पहले कही गई थी, जब शिमला में कॉन्फ्रेंस हुआ था, है ना, उसमें लॉर्ड कर्जन ही थे इनके। कौन थे, लॉर्ड कर्जन जो थे हेड थे, और उसमें 6 अलग अलग मेंबर्स रखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, which of the following pair of acronyms and expansion incorrectly matched? तो भैया लैन का लोकल एरिया नेटवर्क बिल्कुल सही है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सही है, वाइड एरिया नेटवर्क सही है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका होता है, और ये पर्सनल दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 नंबर। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। आइए अब ये 2 स्टेटमेंट है, बाइनरी टू डेसिमल, है ना, बाइनरी टू डेसिमल, तो इजी है, बहुत इजी है। 2 स्टेटमेंट इसको चेक करना है कि भैया सही है या गलत है। हम देखें, आ जाओ। 2 तरीके हैं, मैं दोनों स्टेटमेंट को ना 2 तरीके से बताऊंगा। पहला स्टेटमेंट कुछ अलग तरीके से और दूसरा स्टेटमेंट कुछ अलग तरीके से। देखिए पहला स्टेटमेंट मैं आपको यही बता देता हूं। पहला स्टेटमेंट में क्या करना है हम लोग को, 1 2 4 8 16 32 64 128 और 256 कितने हैं, 3 3 2 5 और 4 9 है। हमने भी 9 तक का यहां डेसिमल प्लेस बना लिया। हम करते क्या है,
जब भी हम डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल की बात करते हैं तो टू की बात करते हैं, 0 और 1 की बात करते हैं। बाइनरी में हम हमेशा 0 और 1 से, कंप्यूटर में डिजिट को, जो बाइनरी डिजिट को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 1 से किया जाता है, ये बात तो आपको पता है जी सर। अब हमें क्या देखना है, 499 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 499 आना चाहिए। तो भाई साहब इसको टोटल अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए, हाँ 2 3 और 4 7 8 15 और 16, 15 16 कितना हो गया, 31 और 32 63, 63 और 64 कितना हो गया, 127, 127 और 128 कितना हो गया, 255, 255 और 256 कितना हो गया, 513, 511, ठीक है, 6 5 11, हाँ 511। अब 511 में यहाँ है कितना, 499, मतलब कितना कम होना चाहिए, कितना कम सर, 12 कम होना चाहिए। अब देख लो इनमें से 12 कौन सा कम होगा, तो 12, जो नंबर हम यूज नहीं करेंगे उसके लिए 0 लगाते हैं, और जो जो नंबर हम यूज करते हैं उसके लिए 1 1 लगाते हैं। तो देखो यही नंबर इसमें दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 2 0 और 1 1। देखो इसका मतलब क्या है, पहला स्टेटमेंट सही है, मतलब बराबर है, तो बाइनरी टू डेसिमल ले, डेसिमल टू बाइनरी, जो बात तो बराबर है जी। तो हमने क्या किया, ये डेसिमल प्लेस को बाइनरी में लेके चल गए, तो ये बाइनरी नंबर जो देखो सेम सेम आ रहा है, इसका ये एक तरीका, एक तो ये तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या होगा, 49, ये देखो 93 का डेसिमल है ना, इसको भी बाइनरी में लेके जाओ, तो दूसरा तरीका ये होगा, ऐसे कर लो। हम क्या करते हैं, बाइनरी मतलब 2 से डिवीजन, जी सर 2 से डिवीजन देते, दे दो, कितना हो गया सर, 46, ऊपर एक बच गया 46 गुने 92 और प्लस 93, फिर यहां से ले लो 23, 0 आ गया जी सर, फिर यहां से ले लो कितना आ गया, 11 दूनी 22 और प्लस 1, फिर 2 से ले लो 5 दूनी के 10 और 1 11, फिर यहां 2 से ले लो 2 दूनी के 4 और 1 5, फिर यहां 2 से ले लो 2 2 2 कम 2 और ये क्या हो जाएगा 0। तो देखो ये पीछे से लिखते हैं, कभी भी जो है बाइनरी डेसिमल का काम करोगे तो नीचे से लिखोगे, तो 1 0 1 1 1 0 1, क्या देखो यही नंबर है यहाँ पे, देखो 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 है ना, ये देखो, यानी कि दोनों का दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। क्या दिया गया, सही दिया गया। देखो बाइनरी टू डेसिमल बनाने का 2 तरीका होता है, ये दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया, बेसिक है, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ तो आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन देना है, इसलिए मैंने बता दिया। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 3D प्रिंटर्स आर प्राइमरली यूज्ड इन CAD। सर बिल्कुल सही बात है, 3D प्रिंटर्स जो है उसको यूज करते हैं किसमें, CAD में। और दूसरा कह रहा है OLED रिक्वायर्स सम फॉर्म ऑफ बैकलाइटिंग सो दैट द स्क्रीन कैन बी lit up। नहीं सर, OLED को किसी की बैकलाइटिंग की जरूरत नहीं होती, तो ये तो दोनों, पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत, थर्ड नंबर। अब इसका डिटेल पढ़िए, देखिए CAD बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन को जो क्रिएट करने के लिए 3D मॉडल्स का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन OLED जो है ऑर्गेनिक लाइट इमिटेड डियोड बोलते हैं इसको, जो टेक्नोलॉजी जो है डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल LCD, वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से थोड़ा अलग होता है ना। LCD OLED डू नॉट रिक्वायर बैकलाइटिंग बिकॉज ईच पिक्सल इज OLED स्क्रीन इमिट्स इट्स ओन लाइट। तो इसका जो OLED का जो हर एक पिक्सल है वो अपना खुद ही एक लाइट क्या करता है, वो बाहर लेके आता है ना, तो इसको जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्या था, ये गलत स्टेटमेंट था, ऊपर वाला सही स्टेटमेंट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलें, आइए सर क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, ठीक है जी सर। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेलेवेंट टू ट्रेंड्स इन मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर करेक्ट या इज करेक्ट, ठीक है। तो बोल रहा है भाई साहब कौन सा मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है, बताइए। आइए कह रहा है पहला क्या कह रहा है, इन ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग data is represented in binary digit while in quantum computing data is represented in quantum bits और qubits, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में है तो डेटा बाइनरी डिजिट में होता है, जैसे अभी हम लोग बाइनरी डिजिट पढ़ते थे 0 1 में, लेकिन अगर हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें तो वो क्यूबिट्स में होता है, किसमें होता है, क्यूबिट्स में होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। बी क्या बोल रहा है, अ वियरेबल डिवाइस कैपेबल ऑफ एक्टिविटी ट्रैकिंग दैट मेजर्स द सच मैनर as the number of steps walked and heart rate is an example of WiMAX। नहीं सर, ये WiMAX में, ये जो है WiMAX क्या होता है, आइए देखिए, कह रहा है WiMAX जो होता है ना, वर्ल्ड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस होता है, जो वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डिजाइन करने के लिए होता है। क्यों, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस के लिए होता है। क्यों होता है,
लंबे डिस्टेंस में हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस के लिए इसको यूज किया जाता है, तो ये नहीं होता है। वेयरेबल डिवाइस होता है वो जो एक्सेस करता है फिटनेस ट्रैकर्स, जो ब्लूटूथ वगैरह में जो लगाया जाता है ना उसको, तो वाईमेक्स नहीं बोलते, उसको बोलते हैं वेयरेबल डिवाइस। क्या बोलते हैं? वेयरेबल डिवाइस। ठीक है, याद रखिएगा, वाईमेक्स नहीं बोलते इसको, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद है थर्ड, अ कलेक्शन ऑफ नोड्स कैपेबल ऑफ एनवायरमेंट सेंसिंग लोकल कंप्यूटेशन एंड कम्युनिकेशन इट्स पीयर्स और विद अदर हाई परफॉर्मेंस नोड्स इज कॉल्ड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। सर क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। कह रहा है दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट, क्यों? क्योंकि कलेक्शन ऑफ सच नोड्स इज टिपिकली रिफर्ड टू एज वायरलेस सेंसर नेटवर्क, जिसको WSN बोलते हैं। ठीक है जी। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? डिजाइन किया गया है कैप्चर, स्टोर या मैनिपुलेट, एनालाइज, मैनेज और प्रेजेंट करने के लिए स्पेशल या ज्योग्राफिक डेटा के लिए। तो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम उसके लिए होता है जो बात ऊपर कही गई है कि नोट्स को कलेक्ट करने के लिए वायरलेस सेंसर नेटवर्क होता है। क्या होता है? WSN होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो पहला सिर्फ सही है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चले, आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? आइए, कह रहा है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर बोलते हैं जासूस को। स्पाईवेयर किसको बोलते हैं? जासूस को, है ना, जो क्या करता है, की लॉगर यूज्ड टू रिकॉर्ड की पासेस की प्रोसेस एंड सेंड देम टू थर्ड पार्टी, तीसरे पार्टी को भेजता है। फिशिंग बोलते हैं डिजिटल, ये सॉरी फिशिंग बोलते हैं जो आपका बैंक से फ्रॉड कॉल आता है ना, ATM कार्ड वगैरह वाला, है ना, क्रेडिट कार्ड वाला, वो उसको बोलते हैं। तो सेंडिंग एन ईमेल टू lure यूजर्स टू फेक वेबसाइट टू ऑब्टेन देयर पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल मांगता है कि भैया ये डिटेल दे दो, आपका ये क्या बोलते हैं इसको, कार्ड जो क्रेडिट कार्ड है वो ब्लॉक हो गया है, उसको सही करेंगे। रैंसमवेयर बोलता है डिजिटल किडनैपिंग को। रैंसमवेयर किसको बोलते हैं? होल्डिंग अ होस्टेज यूजर डेटा ऑफन रिलीज फी, और उसके लिए पैसा मांगता है। डिजिटल किडनैपिंग मतलब जब ये आपके कंप्यूटर में ये घुस जाएगा किसी भी तरीके से और आपका फाइल ब्लॉक कर देगा और बोलेगा पैसा दो तभी खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। ठीक है। फार्मिंग बोलते हैं डाउनलोडिंग द मालिशियस कोड टू रिडायरेक्ट यूज टू फेक वेबसाइट टू ऑब्टेन देयर पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, याद रखिएगा। तो हो गया 1, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, है ना 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या रहा है? द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सो रिलेटेड दैट इफ वन ऑफ देम इज फॉल्स अदर मस्ट बी ट्रू, इवन बोथ ऑफ देम कैन बी ट्रू। सर या तो पूरा एक ऐसा स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू ही होगा, एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू ही होगा, इवन दोनों ट्रू हो सकता है। सर बोथ कैन बी ट्रू बट बोथ कैंट बी फॉल्स, है ना, बोथ कैन बी ट्रू बट बोथ कैंट बी फॉल्स। क्या होगा? हम लोग पढ़े थे स्क्वायर ऑपोजिशन में, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रारी। यहां होता है बोथ कांट बी ट्रू, यहां क्या होता है? बोथ कांट बी ट्रू, बोथ कैन बी फॉल्स, है ना। लेकिन पूछा क्या है? बोथ कैन बी फॉल्स, बोथ कांट बी फॉल्स, बट बोथ कैन बी ट्रू, बोथ कैन बी ट्रू। यहां देखो, बोथ ऑफ देम कैन बी ट्रू, कौन सा है? सब कॉन्ट्रारी। और सर सब कॉन्ट्रारी में कौन कौन सा आता है? सम और सम नॉट का केस। यहां सम, यहां सम नॉट का केस। तो सम और सम नॉट का केस कौन सा है? ए और बी। सर आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। ठीक है, बात समझ में आया? देखो कॉन्ट्रारी में क्या होता है? सर कॉन्ट्रारी में होता है भाई साहब सीधा सीधी, बोथ कांट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स, ये हो गया। यहां सब कॉन्ट्रारी में होता है बोथ कांट बी फॉल्स बट बोथ कैन बी ट्रू, अपोजिट। और वही पूछा है, ठीक है, क्या बोल रहा है? बोथ ऑफ देम कैन बी ट्रू, तो आ जाएगा सब कॉन्ट्रारी, और सब कॉन्ट्रारी में सम और सम नॉट का केस है, इसलिए ए और बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा नीचे दिया था बनाने के लिए, मैंने सोचा नहीं दिया है। चलो देखो यहां पे, इसको ऐसे याद रखना, सम, सम नॉट, नो, ऑल, ये है कॉन्ट्रारी, ये है सब कॉन्ट्रारी, है ना, याद रखना। चलो नेक्स्ट चलें, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। क्या रहा है? इफ द स्टेटमेंट ऑल ट्रक्स आर पॉल्यूटेंट व्हीकल्स इज गिवन एज ट्रू, which of the following statement could be immediately inferred to be false? भाई साहब बोल रहा है कि अगर all वाला स्टेटमेंट क्या है? all वाला स्टेटमेंट ट्रू है, तो बताओ फॉल्स कौन कौन होगा?
देखो नीचे जगह दिया नहीं दिया, अच्छा इसको इजी है, देखो ये ऑल है और ये ट्रू है, तो भैया इसके सामने वाला फॉल्स होता है, और हमें पता है फॉल्स क्या होता है, अपवर्ड जाता है, तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, मतलब ये कौन सा, नो वाला फॉल्स और सम नॉट वाला फॉल्स। तो नो कहां है, ये नो वाला फॉल्स, और सम नॉट कहां है ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी और डी, क्या हो जाएगा, सी और डी। ऐसे बनता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्या रहा क्वेश्चन नंबर 18, which of the following statement is equivalent to the statement, किसके बराबर है, some non realist are not non philosopher। तो भाई साहब इसको नॉन को और नॉन को काट दीजिए, क्योंकि दोनों बराबर है तो बराबर हो जाएगा। some realist are not philosopher, some realist are not philosopher, some philosopher are not realist, ये भी हो सकता ना, हाँ ये अपोजिशन, नो का कन्वर्जन पॉसिबल है, सम का कन्वर्जन पॉसिबल है, तो ये देखो है ना पहला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, कह रहा है नो वन हैज बीन एवर एबल टू प्रूव दैट ग्लेशियर्स इन द आर्कटिक रीजन आर मेल्टिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, सो देयरफॉर ग्लेशियर्स इन द आर्कटिक रीजन मस्ट बी मेल्टिंग ऑन देयर ओन, सो व्हिच फैलेसी इज कमिटेड। ये थेथोलॉजी है, अपील टू इग्नोरेंस। क्या कह रहा है कि अभी तक यह कोई भी सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है कि उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में भूमंडलीय उष्मन के कारण हिमनद ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसलिए उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र जो है में हिमनद स्वयं ही पिघल रहे होंगे। तो इसको थेथोलॉजी बोलते हैं, अपील टू इग्नोरेंस। याद करिएगा कि कोई चीज अगर हम नहीं प्रूव कर पा रहे इसीलिए वो चीज नहीं हो रहा है ना, इसको बोलते हैं अपील टू इग्नोरेंस। क्या बोलते हैं, अपील टू इग्नोरेंस। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है सर, कह रहा है विच नेम द फैलेसी ऑफ कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स। ठीक है सर, ये क्या बोलता है इसको, और 3 स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है 3 स्टेटमेंट दिया गया, उसमें पूछा गया कौन कौन सा, ये कौन सा वाला है, क्या फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स है, फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस है, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल है, फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस है। 4 टर्म्स, फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स जो होता है उसमें 4 टर्म होते हैं, तो 4 टर्म तो है नहीं। नेक्स्ट इलिसिट प्रोसेस, इलिसिट प्रोसेस क्या होता है कि सर मेजर जो मेजर प्रीमाइस या माइनर प्रीमाइस दोनों में जो है वो आपका होना चाहिए, क्या मेजर वाला कंक्लूजन में होना चाहिए और माइनर वाला भी, तो ये भी है देख लो, और ये है माइनर वाला भी है, ठीक है, तो यहां भी ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल क्या होता है सर बताइएगा। सर फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल होता है जहां डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना होता है, क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन, कि मिडिल टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। तो ऑल, आप देखिए आपको पता होगा कि ऑल वाले में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, नो वाले में बोथ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सम वाले में नो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और सम नोट वाले में ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए ऑल है तो सब्जेक्ट ये डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, और जब बोथ टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। क्या बोलते हैं, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। ठीक है, आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या कहानी होता है, जो 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जब हम क्लास करते हैं तो ये सब चीज पढ़ते हैं। चलिए देखो क्या बोल रहा है, इफ मिडिल टर्म इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनी प्रीमाइस इट इज नॉन एज फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। और यही तो बात यहां कह रहा था ना कि दोनों प्रीमाइस में, देखो ये प्रीमाइस है ये प्रीमाइस है, दोनों प्रीमाइस में मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन कहां होता है, ऑल के सब्जेक्ट में, तो ये ऑल का सब्जेक्ट है, देखो दोनों ऑल का टर्म है तो सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। चलिए यही बात मैं कह रहा था, वो एग्जांपल यहां भी दिया हुआ है, एक सेम ही आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में शुरू करते हैं। डेटा, इतना इजी डीआई आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही है, आज तक नहीं पूछा गया, कहने मतलब नहीं देना चाहिए था, लेकिन ये प्रीवियस क्वेश्चन का है तो बेस्ट डीआई है, देख लीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। भाई साहब बोल रहा है मूवीज है, 5 सिनेमाघर है, सॉरी 2 सिनेमाघर है और 5 अलग अलग तरीके की मूवीज है। ठीक है, ए और बी सिनेमाघर है। अब बताना है क्वेश्चन जैसा ही दिया रहेगा, पहले इसको जोड़ लीजिए फटाफट, कितना आ जाएगा, 4 3 7 2 9 3 12 और 2 14 और 1 1500, ये 1500 आएंगे। और ये कितना आएगा, 3 2 5 3 8 और 4 12 3 15 15 और 1.5 1650 आएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में, सॉरी 21 में, 26 बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 में आइएगा। क्या व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑल मूवीज टुगेदर एट सिनेमा
ए एंड टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड मूवी सिनेमा बी। तो भैया ये कितना था, ये 1500 था, ये 1650 था, डिफरेंस कर दीजिए कितना आएगा 150, कितना आएगा 150, और यही आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस पूछा है कि टोटल नंबर का डिफरेंस कितना है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड मूवीज क्यू आर टुगेदर बोथ सिनेमा। देखो क्यू एंड आर में बोथ सिनेमा ए और बी दोनों में बोला है कि टोटल नंबर ऑफ टिकट बताइए ए बी दोनों सिनेमा घर में, ए और बी दोनों सिनेमा घर में, और क्यू और आर दोनों में। तो इन चारों को अगर जोड़ दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। जोड़ लीजिए 3 2 5 3 8 4 12 50 50 50 यानी कि 1350। कितना आएगा 1350। आंसर कितना 1350। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ मूवी टी सिनेमा हाउस ए, टी का ए यानी 400 इज, टी का ए इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ टिकट मूवी पी, पी का ए 200 यानी पी का ए 200। अब पूछा है पी का ए से कितना कितना परसेंट है, तो भैया पी का ए इसलिए परसेंटेज निकालना है, तो 400 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, तो 100 ये काट दो, कितना परसेंट आ गया 200% है ना, कितना परसेंट है 200%। ठीक है, चलो इजी है यार। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर टिकट सोल्ड मूवी पी एट सिनेमा बी, पी का बी यानी कि 300, पी का बी 300 टू द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड क्यू एट सिनेमा बी, क्यू सिनेमा बी 400, कितना रेशियो हो जाएगा। इससे इजी डीआई नहीं मिलेगा, ये तो मैंने हवा ऐसे ही दे दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट सिनेमा बी एंड टीएनएस टुगेदर। ठीक है, टिकट सोल्ड सिनेमा बी ये, और उसमें टी और एस का ये। ठीक है, क्या पूछा एवरेज, तो 350 और 250 कितना हो गया 600 डिवाइड बाय 2 क्योंकि एवरेज पूछा है, तो आंसर कितना 300। क्लियर है, आ जाओ। अब ये क्वेश्चंस को थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसको बनाना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बनाते हैं। देखिए बनाए जी सर, आइए। कह रहा है मिल्कमैन हैज अ मिक्सचर इन विच रेशियो ऑफ मिल्क वाटर इज 7.4। बोल रहा है दूध वाला जो है वो मिक्सचर करता है किसका, दूध का और पानी का। ठीक है जी सर, तो दूध का जो रेशियो है वो 7 है और वाटर का रेशियो है 4 है, 7-4 है। तो पहले हम टोटल मिक्सचर बना लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। सर टोटल मिक्सचर क्या हो जाएगा, तो उसके पहले सर मिक्सचर लिखना पड़ेगा। मिल्क जो है कितना है 7x मान लेते हैं, और वाटर जो है वो मान लेते हैं 4x, तो 7 और 4 11x टोटल हो जाएगा जी सर। अगर अब उसमें आगे बढ़िएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है ही सेल्स 55 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर, यहां तक क्या कह रहा है, उसने इस मिक्सचर का 55 लीटर बेच दिया। हमको नहीं पता कितना था, हमको ये पता है कि 55 लीटर मिक्सचर बिका है। तो 55 लीटर मिक्सचर अगर बिका है तो 7 और 4 के रेशियो में बिका होगा। 7 लीटर क्या होगा सर, 7 लीटर सॉरी 7 का रेशियो क्या होगा दूध का, और 4 का रेशियो क्या होगा सर पानी का। अब ये देखिए 11 टोटल है, अगर 55 के बराबर 11x है तो x बराबर क्या होगा 55/11 यानी 5 हो जाएगा। तो 7 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, और 4 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, है ना। तो इट मींस क्या हुआ 55 लीटर 55 जो बेचा था उसमें से 35 लीटर क्या था मिल्क था, 7-4 का रेशियो है ना, और मिल्क जो वाटर कितना था वो 20। सर कैसे हुआ ये, कैसे हुआ ये मेरे को बताइए। तो सीधा सीधी बात है ना भाई, बोला कितना है 7/11, टोटल दूध कितना बिका 55, तो भैया 11 गुने 11 × 55 7 × 5 35 लीटर क्या आ गया दूध। फिर वही चीज पूछा कि ये मिल्क हो गया, ये वाटर पूछा 4 हिस्सा था 11 में से, उसमें से 55 कितना बिका है, तो 11 गुने 5, ये 5 कट गया 5 के 20 आ गया। तो 35 और 20 में कोई दिक्कत है कि भैया 35 लीटर दूध बेचे और 20 लीटर वाटर, तब 55 लीटर हम बेचे थे कितना में से 11x में से, याद है जी सर। तो हम इसको कह सकते हैं कि मिल्क
डिवाइडेड बाई 8, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि 7x चूंकि मिल्क का कॉम्बिनेशन था में से 35 लीटर हम क्या किए, बेच दिए मिल्क, और 4x में से 20 लीटर हम बेच दिए पानी। 55 लीटर का मिक्सचर था ना जो हम सेल किए हैं, तो उसमें से 35 और 20, 55 लीटर था, 35 और 20 मिला हटा दिए, हम मिल्क को अलग कर दिए और पानी को अलग कर दिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, अभी तक हमने यहां तक पढ़ा था, अब क्वेश्चन पे आइए। देन एड सब 20 लीटर्स ऑफ प्योर वाटर। भाई साहब उसके बाद क्या किया, 20 लीटर पानी भी ऐड कर दिया। दूध के बारे में कुछ कहा नहीं है, 20 लीटर पानी फिर ऐड कर दिया, और जब इसको ऐड किया तो उसका रेशियो कितना हो गया, जैसे ही ऐड किया, नाउ द रेशियो ऑफ मिल्क वाटर इज 7:6। अब पनिया बढ़ाओगे तो रेशियो तो बढ़ेगा ना जी, 7/6। पहले क्या था, पहले तो 7/4 था, अब यही चीज हुआ कितना हो गया, 7/6 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको हटाइए, मिल्क और वाटर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इधर देखिए 6 7 42x माइनस 35 गुने 6 35 210, ये माइनस ये प्लस यही कट गया, 7 चौक 28x। ठीक है, माइनस प्लस यही काट दीजिए, क्यों जो झमेला करेंगे। ये हो गया 7 चौक 28x, 42x में 28x चल गया, हाँ 42x माइनस 28x इक्वल टू 210, और यहां आ जाएगा 14 की वैल्यू होता है 14x इक्वल टू 210, और x इक्वल टू 210 डिवाइड बाई 14, तो कितना आ जाएगा, जोड़ लो, 7 दूनी के 14 और 7 तिया के 2 कीजिए 2 15, x बराबर 15 आ जाएगा। x बराबर 15 पूछा क्या भाई साहब, देखो पूछा क्या है कि इस मिश्रण की नई मात्रा ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, इस मिश्रण की नई मात्रा ज्ञात कीजिए। आइए करिए नया मात्रा, सेवन एक्स क्या है, माइनस 35, 7 गुने 15 माइनस 35 कितना आ जाएगा, 15 से 105 माइनस 35 यानी कि कितना आएगा, 70 आ गया जी सर। दूसरा मिक्सचर क्या है, दूसरा मिक्सचर क्या है, ये देखो 4x 15 गुने 4 है ना, यानी कि 60, तो 60 70 प्लस 60 कितना का मिक्सचर हो जाएगा, 130 का मिक्सचर हो जाएगा। डिवाइड नहीं यार, कितना का मिक्सचर हो जाएगा, 130 लीटर का। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। यहां तक अगर x का वैल्यू आ जाएगा तो फिर इसमें और इसमें पुट कर देंगे तो मेरा टोटल मिक्सचर निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, रेशियो देखो बोला था ना 7:6 का रेशियो है, 70 और 60 आ गया, देख लो मैच कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलें, आइए सर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, देखिएगा, कह रहा है सम ऑफ मनी एट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बिकम्स 2016, कोई एक अमाउंट था, मूलधन था, 2016 रुपया हो गया 4 साल में इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, और उसके बाद 9 साल में जो है वो हो गया 2286 रुपया अमाउंट। कोई अमाउंट 4 साल में 2016 हो गया और उसके 9 साल में 2286 हो गया। एक बात बताना, ये जो 9 साल से 4 साल के बीच में होगा तो गैप कितने साल का, 5 साल का। अमाउंट तो दोनों का सेम होगा, सॉरी मूलधन, जी सर मूलधन दोनों का सेम होगा, तो इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो ब्याज नहीं होगा, क्या सिंपल इंटरेस्ट होगा। निकालें सर, बिल्कुल निकालिए, आइए निकालते हैं। देखो क्या बोला, SI 9 ईयर्स वाला, ठीक है, तो अमाउंट क्या होगा, इसका अमाउंट दिया है 2286 रुपया, और SI जो दिया है 4 ईयर्स है कि 5 ईयर्स है, देखो तो 4 ईयर्स, और जिसका अमाउंट दिया है कितना 2016, ठीक है, कितना ही ना दिया है, देखो तो 2016। ठीक है, चलो घटा दो 0, 8 में गया तो 7, 270। ठीक है, और ये कितने साल का ऐसा ही हो गया भाई साहब,
कितना अभी प्रिंसिपल है, मूलधन कितना हमको नहीं पता, लेकिन इसने बोला कि को पैसा 9 साल में 2286 रुपया हो गया और को पैसा 4 साल में 2016 रुपया हो गया। तो भैया इन 5 सालों में भी तो इंटरेस्ट लगा होगा, इन 5 साल का इंटरेस्ट कितना 270 निकल गया। तो एक ईयर का निकाल लो, 270 भागा 5, 40 और 14 कितना 54, 54 रुपया निकल गया एक साल का इंटरेस्ट। तो अब एक साल का इंटरेस्ट अगर 54 है तो भैया हमको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है जी। तो 4 साल का निकाल लें, 4 साल का कितना हो जाएगा सर, एक साल का इतना, तो 4 साल का 54 गुने 4 यानी कि 216, हाँ कि ना जी सर। अब मेरे को बताइए 4 साल वाला का अमाउंट कितना था, 2016 रुपया जी। 2016 में अगर 216 रुपया साधारण ब्याज होगा तो 0 10 में 8 और ये 1800 रुपया क्या होगा, मूलधन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा जी सर। यही मूलधन तो पूछा है, समझ में आया बात जी सर, कोई दिक्कत वाला परेशानी वाला बात नहीं है। एक बार फिर समझा दें जी सर। बोला 9 साल के लिए कोई अमाउंट पर 2286 रुपया हमको हो जाता है, कोई भी अमाउंट, एक मान लो तो एक्स अमाउंट वाई अमाउंट कुछ भी। बोला 4 साल के लिए अमाउंट कोई अमाउंट पर 2016 रुपया हो जाता है। तो 4 साल में वही अमाउंट, दोनों का प्रिंसिपल एक है, मूलधन एक ही है, तो भैया क्या होगा, ब्याज हमको निकालना है। तो 9 साल में इतना, 4 साल में इतना, तो 5 साल का ब्याज कितना 270, एक साल का ब्याज 54 रुपया, तो 4 साल का ब्याज 216। सर 4 साल का क्यों निकाले, क्योंकि इस 4 साल का वैल्यू दिया हुआ है, अमाउंट पता है हमको, अमाउंट पता है और 4 साल का हमको एसआई भी पता है। जब अमाउंट माइनस एसआई करेंगे तो प्रिंसिपल तो निकल ही जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए, थोड़ा सा दिक्कत वाला क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया। कह रहा है एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 33, द लार्जेस्ट दीज नंबर्स आर। तो सर एवरेज का मतलब क्या होता है, मिडिल वैल्यू 33 बोला, ठीक है। अब बोला कितना नंबर है, 7 कंसेक्यूटिव नंबर है 7, और ये 33 क्या है, एवरेज है। तो 3 इधर कर लो, 32, 31 और 30 इधर हो गया, 34, 35, 36, 7 नंबर हो गए। इसका मिडिल वैल्यू यानी कि ये दिया हुआ था। अब पूछा क्या, लार्जेस्ट दीज नंबर में सबसे लार्जेस्ट क्या है, 36। आंसर क्या हो जाएगा 36। कुछ था नहीं सर, एवरेज बोलते हैं मिडिल वैल्यू को। ये देखो क्या हो गया, हाँ अब आ जाओ। इन ए सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, एक कोडिंग का लैंग्वेज दिया हुआ है, ठीक है। कोडिंग का लैंग्वेज में क्या है देखो, इन टीसीपी मींस विंग फ्रूट जूस, सी की ली मींस जूस इज स्वीट, और ली री मी मींस ही इज इंटेलिजेंट। पूछा है स्वीट का मतलब, स्वीट का मतलब पूछा है, बड़ा स्वीट है इसलिए स्वीट का मतलब पूछा है। आ जाओ देखते हैं। बोला टी सी पी, ठीक है। दूसरा बोला इसका ड्रिंक फ्रूट जूस, यही है जी। उसके बाद बोला सी की ली बोला, और ये बोला जूस इज स्वीट, जूस इज स्वीट, ठीक है। नेक्स्ट ली री मी, ली री मी, ठीक है। ये बोला ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। पहले कॉमन ढूंढो, यहां भी जूस है यहां भी जूस है, ठीक है, यहां भी इज है यहां भी इज है, तो इसमें ढूंढो इज में क्या है, यहां जो कॉमन है ली री मी, ली है ना। ये देखो ये देखो, इसको समझो। अगर हम बात करें यहां ली है यहां भी ली है, यहां इज है यहां भी इज है, बाकी और कोई कॉमन नहीं है, तो ये इज वाला जो है ली हो जाएगा इज का, ठीक है जी सर। अब देखो जूस में देखो, यहां स्वीट है यहां जूस सी है, तो क्या इधर भी कहीं सी है, देखो ये सी है ना, तो ये जूस का हो जाएगा और ये जूस का हो जाएगा। तो बचा क्या, की बचा, स्वीट बचा। पूछा क्या है, स्वीट पूछा है, स्वीट का क्या होगा, तो स्वीट का देखो, स्वीट का की हो जाएगा, क्या हो जाएगा, की हो जाएगा। क्लियर है बात, है ना जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आ जाइए नेक्स्ट चलें जी सर। क्या बोल रहा है, देखो सीरीज दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, और उस सीरीज के बारे में कह रहा है। तो क्या कह रहा है देखो, 1, 3, 6, 10, 15, 21, और बोला है कि नेक्स्ट क्या होगा 36 दिया है। तो 1 और 3 का डिफरेंस 2, 3 और 6 का 3, 4, 5, 6, तो नेक्स्ट 7 हो जाएगा। 21 और 7 कितना होगा 28, तो आंसर क्या हो जाएगा 28।
क्लियर बात जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? कह रहा है रिसर्च सजेस्ट दैट, रिसर्च सजेस्ट करता है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स चीट एट सम पॉइंट्स इन देयर एकेडमिक करियर, पूरे एकेडमिक करियर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीटिंग करता है, ऐसा रिसर्च सजेस्ट करता है। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू रिड्यूस चीटिंग, चीटिंग को घटाने के लिए, चीटिंग को कम करने के लिए क्लासरूम में कौन सा ऐसा चीज जो है वो फॉलो नहीं करना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन नहीं देना चाहिए। आओ देखते हैं। कह रहा है इंकरेज कोलैबोरेशन विद पीयर्स ऑन असाइनमेंट टू प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट एंड डिक्रीज एंजाइटी। हाँ, एंजाइटी को खत्म करने के लिए आप क्या करें, इंकरेज करें बच्चों को कि अपने दोस्तों के साथ असाइनमेंट बनाए, उनसे पूछे, पूछताछ करें, लेकिन चोरी ना करे। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन पूछा क्या है, कौन सा रिकमेंडेशन नहीं है, तो यहां पे इसका आंसर ये नहीं होगा। कह रहा है रिड्यूस द फोकस ऑन ग्रेड्स एंड प्रोवाइड द मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स विद व्हिच दे मस्ट बी फैमिलियर। देखो ऐसा तो नहीं है, ये गलत बात है इसके लिए, और यही पूछा है ये कि कौन सा रिकमेंडेशन नहीं देंगे। हम कभी भी ग्रेड पे फोकस करना कम नहीं करेंगे और कभी भी ऐसा मटेरियल नहीं देंगे जो एग्जाम में एकदम सेम टू सेम पूछा जाए। तो ये होगा इसका सही आंसर, यही चीज हमको नहीं करना है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या है देखते हैं। कह रहा है adolescents tend to be highly self-aware, have a clear sense of their identity। नहीं सर, ये adult learner की बात कर रहा है, adolescent नहीं है, adult learner है, तो ये तो गलत बात है। Adolescents tend to develop ability to see relationships and solve problems of increasing complexity and difficulty। बिल्कुल सही बात है कि किशोर संबंधों को देखने और बढ़ती जटिलता को क्या करने, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी और डिफिकल्टी बढ़ती है ना, विकसित कर वो डेवलप कर लेते हैं वो चीज। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो पहला आपका गलत, दूसरा सही, यानी कि 4 नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, क्या कह रहा है 33 सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग। सर इफेक्टिव टीचिंग के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, इग्नोरिंग इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग स्टूडेंट्स। सर ये तो है ही, लेकिन बेसिक नहीं है ये। एडिक्वेट रिसोर्स और टेक्नोलॉजी, हाँ ये जरूरी है कि भैया एडिक्वेट रिसोर्स और टेक्नोलॉजी अगर आपके पास नहीं रहेगा तो पढ़ाई ही नहीं पाइएगा, ठीक है। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में देखें, आइए सर। कह रहा है एलएमएस किसको, ऑनलाइन टीचिंग का टूल्स दिया हुआ और उसके एडवांटेज दिए हुए स्टूडेंट्स के लिए। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है सर, एक्सेसिंग कोर्स मटेरियल असाइनमेंट एनी टाइम एनीवेयर, इसको बोलते हैं एलएमएस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है सर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं जब लाइव ऑनलाइन क्लास सेशन चल रहा हो और डिस्कशन फ्रॉम रिमोट लोकेशन, है ना। उसके बाद डिस्कशन फोरम किसको बोलेंगे सर, डिस्कशन फोरम बोलेंगे जो कोलैबोरेट करेंगे पीएस के साथ, आइडिया शेयर करेंगे और पर्सपेक्टिव्स। ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टेंट फीडबैक होगा, क्विज पे असेसमेंट होगा, ट्रैकिंग प्रोसेस होगा, परफॉर्मेंस होगा। तो ये हो जाएगा ए का 3rd, बी का 4, सी का 1, डी का 2, यानी कि आपका 3rd नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं आपके लिए, ये रहा। क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव टीचर। भाई साहब कौन सा पॉजिटिव टीचर का एग्जांपल नहीं है, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का है ना। देखो कह रहा टीचर हु पनिश स्टूडेंट फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, तो भैया ये तो नहीं है, एग्जांपल नहीं है पॉजिटिव, ये तो गलत है ना। क्या पूछा है, कौन सा एग्जांपल नहीं है ना। तो एक तो ये है जो एग्जांपल नहीं है ना, पहला ये हो जाएगा। चलिए टीचर हो प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद पॉजिटिव फीडबैक, तो ये तो भैया ये तो एग्जांपल है, सही बात है, तो इसके लिए तो नहीं होगा। ए टीचर हु फोस्टर ओपन कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, तो ये भी क्यों होगा सर, ये भी तो सही चीज है ना। पूछा कौन सा पॉजिटिव टीचर का रिलेशनशिप का एग्जांपल नहीं है, तो भैया ये दोनों तो पॉजिटिव क्या है, जो टीचर ओपन कम्युनिकेशन करना चाहे कि भैया जो तुमको समझ में नहीं आता है वो पूछो हमसे, तो वो तो पॉजिटिव रिलेशन है ना स्टूडेंट के बीच में। जो पॉजिटिव फीडबैक देगा, ठीक है, वो भी तो अच्छा रिलेशन है ना स्टूडेंट के टीचर के बीच में। ए टीचर हु ह्यूमिलिएट हिज और हर स्टूडेंट, जो ह्यूमिलिएट करता है वो तो गलत बात है। यहाँ नॉट द एग्जांपल पूछा है तो आंसर यही होगा। ए टीचर हु इग्नोर द नीड और कंसर्न स्टूडेंट का, तो भैया एक दिन स्टूडेंट भी उसको इग्नोर कर देते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए, डी और ई। ये तीनों भाई साहब जो गलत बात है वो इग्नोरेबल है, ठीक है। आइए नहीं, क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है देखते हैं। कह रहा है रेफरेंस रिटर्न इन एपीए स्टाइल द फर्स्ट नेम ऑफ एन ऑथर इज, नहीं फर्स्ट नेम नहीं होता है, उसके लिए पहला बैक वाला नेम होता है ना, जो टाइटल है।
इन रेफरेंस रिटन एपीए स्टाइल द ईयर ऑफ द पब्लिकेशन रिटन आफ्टर द पेज नंबर। नहीं, गलत, दोनों स्टेटमेंट गलत है। आइए इसको मैं आपको दिखाता हूं, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए, पहले ऑथर का लास्ट नेम होता है, वही मैंने बोला अभी आपको, उसके बाद ऑथर का फर्स्ट इनिशियल होता है, फिर डेट होता है, फिर टाइटल आर्टिकल होता है और पब्लिकेशन का नाम होता है। ये होता है एपीए का रियल वाला फॉर्मेट। आइए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है बेसिक रिसर्च क्या होगा सर, जहां हम एक्सपैंड करते हैं थ्योरी का या फिर टेस्ट करते हैं, ये हो गया बेसिक। कोरिलेशनल रिसर्च क्या हो जाएगा सर, कोरिलेशनल रिसर्च हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन मींस टू डिस्कवर वेरिएबल्स कोवेरी, है ना, जो ये कर रहा है। केस स्टडी डेप्थ एनालिसिस होगा, डेप्थ एनालिसिस ऑफ स्टडी, और लॉन्गिट्यूडिनल होगा जहां पे मेजर्ड ओवर टाइम, ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट को मेजर किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है ओवर टाइम में। तो आ जाइए, आंसर हो जाएगा दूसरा, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेरिएबल आर नॉट कैन बी रैंक्ड। जो रैंकिंग नहीं दे सकता वो नॉमिनल होता है, जो रैंकिंग दे सकता है वो ऑर्डिनल होता है ना। जो एब्सोल्यूट जीरो का बात करता है वो रेशियो होता है, और इंटरवल होता है जिसमें हम बात करते हैं किसका, ये देखो इतने सारी चीज का, क्या क्या मीन मीडियन वैल्यू का, डिफरेंस का, है ना, इसकी बात करते हैं। ये देखो ठीक है, तो जो नॉमिनल सिर्फ नाम का, देखो रैंकिंग दिया है नहीं, ऑर्डिनल में दिया है। रैंक का है, ये देखो ऑर्डिनल में क्या है रैंकिंग, है ना, ये है ट्रू जीरो एब्सोल्यूट वैल्यू रेशियो, है ना। उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट वैल्यूज दिया है इंटरवल को, याद रखिएगा। तो जिसमें रैंक नहीं दिया जा सकता, रैंकिंग बोलते हैं ऑर्डिनल को, ठीक है। मेजरमेंट टाइप्स में ये आपको सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशंस 2018 ऑन प्लेगरिज्म लेवल 3 प्लेगरिज्म रेफर्स टू सिमिलरिटी। देखिए 4 लेवल का प्लेगरिज्म होता है, 10% से नीचे रहा लेवल 0 में आइएगा, लेवल 1 10 से 40, 40 से 60 लेवल 2, और 60 से ऊपर रह गया तो लेवल 3 में आता है। जब आप लेवल 3 में चले जाते हैं तो आपका जो थीसिस होगा तो वो तो कैंसिल हो ही जाएगा, आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप कोई पेपर लिख रहे हैं और 60% से ज्यादा है तो आप तो जाएंगे ही, आपका गाइड भी 3 साल के लिए बैन हो जाएगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, प्लेगरिज्म 10% नो पेनल्टी। अगर एक लेवल अप पे है तो थीसिस और डिसर्टेशन को रीसबमिशन के लिए देखा जाएगा और पब्लिकेशंस को जो है विड्रॉ कर लिया जाएगा। लेवल 2 पे हैं तो थीसिस और डिसर्टेशन को 1 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा 60% तक, 40 से 60 के बीच में। और एकेडमिक रिसर्च पब्लिकेशंस को भाई साहब बोला जाएगा फिर से करके आओ, ठीक है, याद रखिएगा। लेवल 3 में प्लेगरिज्म अगर हो गया तो थीसिस और रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, आप पीएचडी नहीं कर सकते। और एकेडमिक रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए क्या 3 साल तक आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, और आपके गाइड जो है 3 साल तक नहीं कराएंगे। क्या किसी भी स्कॉलर को आप पीएचडी के लिए नहीं ले सकते अपने अंडर। ये है आपका लेवल ऑफ प्लेगरिज्म का ये चीज। तो पूछा क्या था कि भैया लेवल 3 का क्या पूछा था, तो अब 69% होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल रीजंस दैट द लीड रिसर्चर्स टू कंडक्ट अ स्टडी यू वुड रीड द सेक्शन ऑफ देयर आर्टिकल। सर इसको इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ता है। कह रहा है अगर आप उन सैद्धांतिक कारणों को समझना चाहते हैं जिनकी वजह से अनुसंधानकर्ताओं ने कोई अध्ययन किया, तो आप उनके लेख के किस भाग को पढ़ेंगे, तो उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ने से आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए, डिस्कवरी ऑफ ओजोन लेयर होल वाज फर्स्ट मेड, कौन किया भाई साहब, कौन किया है ये किया अंटार्कटिक को, दक्षिणीय ध्रुवी, है ना। कह रहा है 42 में क्या कह रहा है, which of the correct what is the correct increasing order of prescribed limit for pollutants on 24-hour basis residential areas by CPCB। तो सर इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। क्या होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे पहले होगा सी यानी कि लीड, फिर होगा बी रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, फिर होगा ए सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, और फिर होगा अमोनिया। तो CBAD यानी कि 4 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 आइए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है देखें, कह रहा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इज अ सिस्टम डिजाइन टू सस्टेन फिशन चेन रिएक्शन एक्सट्रैक्ट यूजफुल एनर्जी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि दाबकीय ऊर्जा संयंत्र विखंडन श्रृंखला को अभिक्रिया को बनाए रखने तथा उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तैयार की गई एक प्रणाली है। और स्टेटमेंट 2 क्या है, इन लाइट वाटर रिएक्टर्स यूज ऑर्डिनरी वाटर एज ए मॉडरेटर, ठीक है। तो लाइट वाटर रिएक्टर जो है ऑर्डिनरी वाटर मॉडरेटर की तरह रिएक्ट करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आइए
क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, दो स्टेटमेंट यहां भी है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कंपोस्टिंग इज एरोबिक डिग्रेडेशन ऑर्गेनिक मटेरियल्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन यील्ड अ मार्केटेबल मैन्योर। ठीक है जी, तो ये बात क्या कह रहा है कि कंपोस्ट बनाना नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों की वायु अपचय है जिसमें विपणन योग्य मृदा खाद्य पदार्थ प्राप्त होती है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है इन सच कंपोस्ट, उन कंपोस्ट में, ठीक है, concentration of key nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium are sufficient enough to compete the commercial fertilizer। बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो पहला सही और दूसरा गलत। चलिए, कह रहा which of the following is an essential requirement for the formation of photochemical smoke। तो सर फोटोकेमिकल स्मोक के लिए सबसे ज्यादा लाइट होती है, सनलाइट की जरूरत। किसकी जरूरत? सनलाइट की जरूरत। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 46 से 50 आपका पैसेज है, पैसेज कंप्लीट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आंसर्स। ठीक है, चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।